विक्रम मल्होत्रा को हमेशा लगता था कि सत्ता और पैसे से हर सच को बदला जा सकता है। उसे पूरा यकीन था कि चाहे वह कितना भी देर से घर लौटे, उसकी पत्नी अंजलि चुपचाप उसके अहंकार और उपेक्षा को सहती रहेगी। लेकिन उस तूफानी रात जब विवेक अपने भव्य बंगले का भारी दरवाज़ा ढकेल कर भीतर दाखिल हुआ तो घर की खामोशी ने उसका स्वागत किया। खाली कमरे, गायब सामान और स्टडी टेबल पर रखे तलाक के कागजात ने उसकी बनाई झूठी दुनिया को एक ही पल में तिकनिके की तरह बिखेर दिया। उन कागज़ों के नीचे एक मुड़ा हुआ लिफाफा दबा था जिसमें छिपे सच ने विवेक के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। जिस 7 साल के मासूम बेटे ध्रुव को उसने किसी और की औलाद समझकर ताउम्र दुत्कारा था, वह किसी और का नहीं बल्कि उसी का अपना खून था। रात के करीब 2:30 बजे विवेक की काली सेडान मल्होत्रा मैंसन के लोहे के विशाल फाटक पर रुकी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी। कार के चालक ने पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन विवेक ने बिना देखे हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। विवेक के चेहरे पर थकान से ज़्यादा खीज थी। वह पिछले कई घंटों से अपनी बिजनेस पार्टनर और करीबी दोस्त श्वेता के साथ था। श्वेता ने उसे रुकने को कहा था, लेकिन विवेक यह सोचकर लौट आया था कि अंजलि हमेशा की तरह कोई सवाल नहीं पूछेगी। पिछले 2 सालों से अंजलि ने शिकायत करना बंद कर दिया था। शुरुआत में वह देर रात तक उसका इंतज़ार करती थी, फिर वह खाना ढक कर रखने लगी और पिछले कुछ महीनों से उसने यह सब भी छोड़ दिया था। विवेक ने इसे अंजलि की हार माना था। उसे लगता था कि अंजलि ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस घर में केवल विवेक की मर्जी चलेगी। कार के जाते ही हवेली पर सन्नाटा छा गया। विवेक ने जेब से चाबी निकाली, लेकिन मुख्य दरवाज़ा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। विवेक के भीतर एक अजीब सा संदेह जागा। अंजलि इतनी बेपरवाह कभी नहीं थी। भीतर कदम रखते ही संगमरमर के फर्श पर उसके जूतों की आवाज़ गूंज उठी। उसने स्विच दबाया। दूधिया रोशनी फैलते ही उसकी नज़र बैठक में रखी मेज़ पर पड़ी। वहाँ अंजलि के पसंदीदा ताज़े फूल नहीं थे, न ही ध्रुव की वह छोटी प्लास्टिक की ट्रेन जो हमेशा वहाँ मिलती थी। अंजलि, विवेक ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वह तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। शयनकक्ष की अलमारी पूरी तरह खाली थी। अंजलि के कपड़े, उसकी साड़ियाँ, उसकी छोटी सी ज्वेलरी बॉक्स और उसकी किताबें सब गायब थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने बहुत सफाई से अंजलि का अस्तित्व ही उस घर से मिटा दिया हो। वह बदहवास होकर ध्रुव के कमरे की ओर भागा। दीवार पर बने कार्टून के चित्र अब भी वैसे ही थे, लेकिन बिस्तर से चादर गायब थी। खिलौनों की रैक खाली थी। विवेक को अचानक याद आया कि कल सुबह ध्रुव उसके पास आया था और उसने धीमी आवाज़ में कहा था, पापा, आज स्कूल में मेरी पेंटिंग कंपटीशन है, आप आओगे? विवेक ने बिना देखे फ़ोन पर टाइप करते हुए डांट दिया था कि उसके पास फालतू कामों का वक्त नहीं है। मासूम ध्रुव अपनी ड्राइंग फाइल पीछे छिपाकर चुपचाप चला गया था। अब उस खाली कमरे में खड़े होकर विवेक को ध्रुव की उन उदास आंखों की याद आई। उनमें गुस्सा नहीं था, बस एक आदत बन चुकी थी, निराशा थी।
विवेक ने तुरंत अंजलि का फ़ोन मिलाया। उधर से एक ठंडी रिकॉर्डेड आवाज़ आई, यह नंबर सेवा में नहीं है। उसने 2-3 बार फिर कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। घबराहट और गुस्से के मिले जुले एहसास में विवेक नीचे डाइनिंग टेबल के पास आया। वहाँ एक बड़े भूरे लिफाफे पर अंजलि की साफ और शांत लिखावट में उसका नाम लिखा था। विवेक ने लिफाफा खोला। सबसे ऊपर तलाक की अर्जी थी, जिस पर अंजलि के दस्तखत थे। तिथि 4 दिन पुरानी थी माँ, लेकिन उस अर्जी के नीचे एक मेडिकल लैब की गोपनीय रिपोर्ट थी। विवेक की सांसें थम गई। वह एक प्रतिष्ठित फॉरेंसिक सेंटर की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। रिपोर्ट का निष्कर्ष बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। विवेक और ध्रुव के बीच 99.99% पिता और पुत्र का जैविक संबंध था। विवेक का सिर चकराने लगा। यह रिपोर्ट 6 महीने पहले करवाई गई थी। इसके साथ ही 7 साल पुरानी एक और रिपोर्ट की फोटोकॉपी भी जुड़ी थी। वह रिपोर्ट जिसके आधार पर विवेक ने अंजलि को चरित्रहीन मान लिया था और ध्रुव को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था। पुरानी रिपोर्ट्स पर ध्यान से देखने पर पता चला कि उस पर अस्पताल की जो मुहर थी वह फर्जी थी और डॉक्टर के दस्तखत जाली थे। विवेक के दिमाग में 7 साल पुराना दृश्य कौंध गया। ध्रुव के जन्म के कुछ हफ्तों बाद उसके छोटे चाचा कैलाश मल्होत्रा ने उसे वह रिपोर्ट लाकर दी थी और कहा था, विवेक, अंजलि ने शादी से पहले तुम्हें धोखा दिया है। यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। उसी वक्त श्वेता ने भी बड़े हमदर्द बनकर कहा था कि कई औरतें संपत्ति और नाम के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। विवेक ने अंजलि की एक न सुनी थी। उसने खानदान की इज्जत के डर से उन्हें घर से तो नहीं निकाला, लेकिन ध्रुव को कभी बाप का प्यार नहीं दिया। उसे याद आया जब ध्रुव 3 साल का था और उसे तेज निमोनिया हुआ था। अंजलि उसे फ़ोन करती रही, लेकिन विवेक श्वेता के साथ एक लेट नाइट पार्टी में व्यस्त था। जब वह सुबह लौटा तो अंजलि पूरी रात बच्चे के माथे पर ठंडी पट्टियां रखती मिली थी। दोनों ने रोते हुए विवेक की तरफ नन्हे हाथ फैलाए थे, पर विवेक ने मुंह फेर लिया था। अब वही शब्द विवेक के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे, पापा। लिफाफे में एक छोटी सी चिट्ठी भी थी। तुम्हें सच की तलाश कभी थी ही नहीं विवेक, तुम्हें बस अपने अहंकार को सही साबित करना था। ध्रुव तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन पिता होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। जिन 7 सालों में वह तुम्हारी एक नज़र के लिए तरसता रहा, तुमने उसे एक दिन उस गुनाह की सज़ा दी जो उसने किया ही नहीं था। अब हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। विवेक का गुस्सा अब श्वेता और चाचा कैलाश पर फूटने लगा। उसने तुरंत श्वेता को फ़ोन मिलाया। तीसरी घंटी पर श्वेता ने उनीदी आवाज़ में फ़ोन उठाया। विवेक, इतनी रात को क्या हुआ? विवेक ने अपनी कांपती आवाज़ पर काबू पाते हुए पूछा। 7 साल पहले ध्रुव की जो रिपोर्ट तुम और चाचा जी लाए थे, वह कहाँ से मिली थी? फ़ोन पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर श्वेता असहज होकर हंसी। तुम अचानक यह सब क्यों पूछ रहे हो? वह तो पुरानी बात है। अंजलि के पास असली फॉरेंसिक रिपोर्ट है। श्वेता, ध्रुव मेरा ही बेटा है, विवेक चिल्लाया। इस बार खामोशी लंबी थी।
श्वेता की घबराई हुई सांसें साफ सुनाई दे रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, ना, निश्चिंत ही अंजलि ने किसी को रिश्वत दी होगी। वह तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है विवेक ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। श्वेता की आवाज़ में जो डर और झल्लाहट थी, उसने विवेक के सामने सारे सच का पर्दा हटा दिया। लिफाफे के सबसे निचले हिस्से में एक पेन ड्राइव रखी थी। उसके साथ एक छोटी पर्ची पर लिखा था, अगर अभी भी सच सहने की हिम्मत बची हो तो अपनी कंपनी के गुप्त खातों को देखना। विवेक अपने स्टडी रूम में गया और पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। जैसे ही फाइल खुली, विवेक की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पिछले 10 सालों के वित्तीय घोटालों, फर्जी कंपनियों और जाली हस्ताक्षरों का पूरा ब्यौरा था। विवेक के नाम से बनाई गई फर्जी सेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए चाचा कैलाश और श्वेता के बेनामी खातों में ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। 7 साल पहले अंजलि को नीचा दिखाने और घर से अलग थलग करने की साजिश इसलिए रची गई थी ताकि अंजलि कभी कंपनी के इन कागजातों पर ध्यान न दे सके जिन्हें वह संभालती थी। तभी स्टडी रूम के बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आहट हुई। विवेक तुरंत सतर्क हो गया। हवेली में कोई और भी था जिसे पता था कि अंजलि वहाँ क्या छोड़कर गई है। विवेक ने मेज़ पर रखा भारी पीतल का पेपर वेट उठाया और धीरे से दरवाज़ा खोला। अंधेरे गलियारे में एक साया सीढ़ियों की तरफ भागता दिखा। विवेक चिल्लाया, रुको, और उसके पीछे दौड़ा। वह नकाबपोश आदमी घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागा। विवेक जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उस आदमी ने एक स्मोक बम जमीन पर पटक दिया। चारों तरफ धुआं फैल गया। विवेक खांसते हुए बाहर निकला, लेकिन तब तक वह नकाबपोश बाइक पर सवार होकर फरार हो चुका था। जमीन पर उसका एक चमड़े का दस्ताना गिरा रह गया था। विवेक समझ गया कि यह कोई आम चोर नहीं, बल्कि चाचा कैलाश का भेजा हुआ गुंडा था जो उस पेन ड्राइव को मिटाने आया था। अगली सुबह होते ही विवेक ने अपनी माँ को फ़ोन किया। जब उसने माँ को सच बताया तो माँ ने रोते हुए स्वीकार किया कि चाचा कैलाश ने ही उन्हें वह फर्जी रिपोर्ट दिखाई थी और ख़ानदान की बदनामी का डर दिखाकर अंजलि के खिलाफ भड़काया था। विवेक को अब समझ आ गया था कि अंजलि चुपचाप कोई बदला नहीं ले रही थी, बल्कि वह विवेक को उस दलदल से निकालना चाहती थी जिसमें उसके अपनों ने उसे धकेल दिया था। अंजलि ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन सारे सबूतों को जुटाया था। विवेक ने अपने वकील और पुलिस कमिश्नर को फ़ोन घुमाया। उसने अपनी कंपनी के फर्जी खातों और चाचा कैलाश तथा श्वेता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने का फैसला कर लिया। अहंकार का शीशा पूरी तरह टूट चुका था। अब विवेक मल्होत्रा के पास बेशुमार दौलत तो थी, लेकिन उस विशाल हवेली में उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और शहर के हर उस अनाथालय, हर उस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा जहां उसे अपने बेटे ध्रुव और पत्नी अंजलि के मिलने की एक छोटी सी भी उम्मीद नजर आती थी। सच तो सामने आ चुका था, लेकिन प्रायश्चित का रास्ता अभी बहुत लंबा था। विवेक ने सबसे पहले अपने पुराने परिचित प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर लगाया। शहर का हर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और प्रमुख आश्रम छान मारा गया, लेकिन अंजलि और ध्रुव का कहीं कोई सुराग नहीं मिला।
अंजलि ने अपनी योजना इतनी गुप्त और सटीक बनाई थी कि वह बिना कोई डिजिटल निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। उधर पुलिस और वित्तीय अपराध शाखा ने विवेक द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर जांच तेज कर दी थी। जैसे ही चाचा कैलाश और श्वेता को भनक लगी कि विवेक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है, वे उसे डराने का आखिरी पैंतरा आजमाने लगे। एक शाम जब विवेक अतिथि गृह में अकेला बैठा था, उसके फ़ोन पर श्वेता का संदेश आया। विवेक, तुम अपने ही परिवार को बर्बाद कर रहे हो। अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो जो सबूत अंजलि तुम्हारे पास छोड़कर गई है वे कभी अदालत तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे पास भी कुछ ऐसे कागजात हैं जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ को रातों रात नीलाम कर सकते हैं। विवेक ने ठंडी सांस ली। अब उसे ना तो अपनी संपत्ति खोने का डर था और ना ही श्वेता की धमकियों का। उसने संदेश का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत अपने वकील को फ़ोन करके श्वेता और कैलाश की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करवाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। 3 महीने बीत गए। कानून का शिकंजा कस चुका था। चाचा कैलाश और श्वेता पर धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने और कंपनी के धन की हेराफेरी के संगीन आरोपों में मुकदमा दर्ज हो चुका था। लेकिन विवेक के लिए यह जीत अधूरी थी। उसके लिए असली अदालत वह थी जहां उसे अंजलि और ध्रुव के सामने अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना था। तभी एक दिन विवेक के पास कंपनी के एक पुराने और भरोसेमंद पूर्व कर्मचारी राम सिंह का फ़ोन आया। राम सिंह को कुछ साल पहले चाचा कैलाश ने जबरन नौकरी से निकाल दिया था। विवेक बाबू, राम सिंह की आवाज़ में झिझक थी। मुझे पता चला कि आप अंजलि भाभी और छोटे साहब को ढूंढ रहे हैं। 3 महीने पहले भाभी जी मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझे कंपनी के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स जुटाने में मदद के बदले एक पते के बारे में बताया था। विवेक की धड़कनें तेज हो गईं। राम सिंह, वे कहाँ हैं? मुझे तुरंत बताओ। वह हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव सोलंक घाटी के पास एक ट्रस्ट द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय है। भाभी जी वहाँ बच्चों को पढ़ा रही हैं और ध्रुव साहब वहीं पढ़ते हैं। लेकिन बाबूजी, भाभी जी ने मुझे कसम दी थी कि मैं आपको यह कभी ना बताऊं। बिना एक पल गंवाए विवेक ने अपनी कार उठाई और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। लगातार 14 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब वह सुबह सुबह उस छोटे से लकड़ी के स्कूल के सामने पहुंचा तो धुंध छट रही थी। स्कूल के मैदान में छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। विवेक की नज़र सामने खड़े एक 7 साल के बच्चे पर पड़ी। पीली स्वेटर पहने ध्रुव अपनी मासूम आवाज़ में राष्ट्रगान गा रहा था। उसके चेहरे पर वही सादगी थी जो विवेक ने सालों तक नज़रअंदाज की थी। प्रार्थना खत्म होते ही बच्चे कक्षाओं की ओर दौड़े। अंजलि हाथ में रजिस्टर लिए बरामदे में खड़ी थी। उसके सादे सूती सूट और चेहरे की गंभीरता ने विवेक का कलेजा चीर दिया। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आहट सुनकर अंजलि पलटी। विवेक को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर ना तो कोई हैरानी आई और ना ही गुस्सा। वहाँ केवल एक गहरी बर्फीली शांति थी। तुम यहाँ क्यों आए हो विवेक? अंजलि ने शांत स्वर में पूछा।
विवेक के पास शब्दों की कमी पड़ गई। उसकी आंखें भर आईं। वह घुटनों के बल वहीं बैठ गया और कांपती आवाज़ में बोला, अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मैं अंधा हो गया था। अपने अहंकार और अपनों के फरेब में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मुझे ध्रुव का सच पता चल गया है। अंजलि ने एक ठंडी सांस ली और उसकी तरफ देखा। सच? कौन सा सच विवेक? वही डीएनए रिपोर्ट जिसे तुमने 7 साल बाद स्वीकार किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने उस घर को इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हें सज़ा देना चाहती थी, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं अपने बेटे को उस नफ़रत और संदेह के माहौल से बचाना चाहती थी। मुझे एक मौका दो अंजलि, बस एक मौका। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ध्रुव को वह प्यार देने में लगा दूंगा जो मैंने उससे छीना है। विवेक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। तभी पीछे से ध्रुव दौड़ता हुआ आया। मम्मा, यह अंकल कौन हैं या क्यों रो रहे हैं? ध्रुव की मासूम आवाज़ सुनकर विवेक का दिल बैठ गया। बच्चे की आंखों में अपने पिता के लिए कोई पहचान नहीं थी। वह उसके लिए केवल एक अंकल था। अंजलि ने ध्रुव को अपने गले से लगाया और विवेक की ओर देखा। उसकी आंखों में एक कठोर संदेश था। रक्त का संबंध बनाना आसान था, लेकिन पिता का दर्जा पाना एक लंबी और कठिन यात्रा थी। अंजलि ने विवेक से कोई बदला नहीं लिया, न ही उसने उस संपत्ति में से 1 रुपया मांगा जो कानूनन ध्रुव की थी। उसने विवेक से केवल इतना कहा, अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो विवेक, तो पहले एक इंसान बनो। उस धन और सत्ता के घमंड से बाहर निकलो जिसने तुमसे तुम्हारी इंसानियत छीन ली थी। ध्रुव को पिता की ज़रूरत है, लेकिन किसी अमीर और अहंकारी विवेक मल्होत्रा की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जो उसे निस्वार्थ प्रेम दे सके। विवेक समझ गया कि सज़ा जेल जाना नहीं, बल्कि अपने ही बेटे का अनजान बनकर रहना था। उसने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ की कमान एक पेशेवर बोर्ड को सौंप दी और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अनाथ और बेसहारा बच्चों के ट्रस्ट के नाम कर दिया। उसने उसी पहाड़ के नीचे एक छोटा सा घर किराए पर लिया। अब विवेक रोज़ सुबह स्कूल के बाहर आकर खड़ा होता। वह दूर से ध्रुव को खेलते हुए देखता, उसके लिए किताबें और चित्रकारी का सामान लाता। ध्रुव धीरे धीरे उस नए अंकल से घुलने मिलने लगा था जो उसे कहानियाँ सुनाता था और उसकी हर ड्राइंग को बड़े प्यार से देखता था। विवेक जानता था कि अंजलि का विश्वास और ध्रुव का पापा शब्द दोबारा पाने में शायद सालों लग जाएं, लेकिन इस बार वह भागेगा नहीं। समय के कटघरे में खड़ा विवेक अब हर दिन अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।